हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग 8 जनवरी 2026 का PYQ शिफ्ट 1 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन जो साइंस के हैं वो हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। कोशिश करूँगा कि इसमें हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर पाऊँ। अगर कोई कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डीपली होगा तो उसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो आपको बना के दे दूँगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से परे रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ओके, देखिए इसमें दो तीन चीज़ें बताई गई है। एक तो अवतल दर्पण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइंस के जो स्टूडेंट आई थिंक उनको तो पता होगा, पर जो लोग साइंस के नहीं हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है, तो उनके लिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा, वक्रता केंद्र क्या होता है, और लिखा है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका आंसर है C, वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। तो जो अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो भाई, अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के दर्पण होते हैं, ठीक है। तो दर्पण जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल, ठीक है। जो उत्तल होता है ना, उत्तल दर्पण इस तरीके का उठा हुआ होता है, ठीक है। ये इस तरीका का होता है। अच्छा, अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण जो है वो थोड़ा चपटा होता है, इस तरीके का, जस्ट उत्तल का उल्टा, ठीक है। अच्छा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में एक कॉमन डिफरेंस ये होता है कि अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब है अधिकतर जो है वो वास्तविक होंगे। एक केस में केवल वास्तविक नहीं आभासी होता है, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसका एक सेपरेट वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आप अधिकतर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये रहेगा कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, और उत्तल दर्पण के अधिकतर क्या, उसमें शायद एक ही कंडीशन रहती है, उसमें आभासी बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये भी आपको बताऊं कि कंडीशंस कुछ कुछ होते हैं, ये तो आपको पता है कि कैसे बनता है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु है तो कहाँ बनेगा, अब पहली बात वक्रता केंद्र होता क्या है ना, वो भी हम लोग जानते हैं। वक्रता केंद्र ही नहीं बल्कि हम लोग सारी चीज़ें अवतल दर्पण में जो जो पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो अवतल दर्पण का बोला था, तो अवतल दर्पण में जो दर्पण का सेंटर एरिया होता है इसे कहते हैं पोल, इसे ध्रुव भी कहते हैं या फिर प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं आप लोग। और जो अवतल दर्पण के बीच में जो सेंटर एरिया होता है, अगर हम लोग इस दर्पण को टोटल सर्कल के रूप में अगर बना दें तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे कहते हैं फोकस, ठीक है। और इसी जो पोल और फोकस के बराबर का जो एरिया, और अगर हम लोग आगे की ओर कवर करते हैं तो इसे कहते हैं वक्रता
केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं, ठीक। अब इसमें हमको पता है कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है और हमारा वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। और वक्रता केंद्र से और आगे अगर जाएंगे तो ये इनफाइनाइट कहलाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वक्रता केंद्र से परे रखा गया, मतलब C और इनफाइनाइट के बीच में कहीं वस्तु है, तो इसका किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। किस प्रकार का बनेगा ये भी पूछ सकता था कि कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब इसमें अगर हमको देखना है, मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक क्या क्या है, और डिटेल में फिर हम लोग जानेंगे। एक मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा कि कैसा इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से जाओगे तो आपको टाइम बच जाएगा, इसलिए मैं पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। देखो, पहले अगर इनफाइनाइट पे है, कोई भी वस्तु अगर इनफाइनाइट पे है तो प्रतिबिंब जो है हमेशा फोकस पे बनेगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन है आपकी। दूसरी कंडीशन है, अगर इनफाइनाइट और फोकस के बीच में अगर वस्तु है तो फिर बनेगा फोकस और कर्वेक्स के बीच में, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपकी है, अगर कर्वेक्स पर है वस्तु, यानी वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, ठीक। चौथी कंडीशन आती है कि अगर कर्वेक्स और फोकस के बीच में वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब जो है वो कर्वेक्स और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। पांचवी कंडीशन है कि फोकस पे अगर वस्तु रखी है तो इनफाइनाइट पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और छठवीं कंडीशन है कि अगर फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखी है तो केवल और केवल ये 6 वाला जो कंडीशन है ना, मैंने अभी बताया था आपको, एक कंडीशन केवल अलग आती है अवतल में, ये वही कंडीशन है। इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बनता है दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। अच्छा, दर्पण के पीछे बन तो जाएगा, अब कैसा बनेगा, है ना। हर जगह जो भी कंडीशन है 1 2 3 4 5, इन पांचों कंडीशंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन केवल और केवल ये छठवें कंडीशन में ये वस्तु के वास्तविक नहीं, काल्पनिक बनेगा, ठीक है, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। अच्छा, अगर आप ये पॉइंट्स याद रख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको सुविधा होगी एग्ज़ाम में टिक लगाने में, आपका समय बचेगा। अब अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण आपने बनाया, ठीक है, इस तरीके का अवतल दर्पण होगा। उसके बाद आपको एक लाइन खींचनी है जिसमें यहाँ पे पोल होगा, फर्स्ट पोल, फिर होगा बीच में फोकस और फिर होगा यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे कर्वेक्स, और ये जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे प्रतिबिंब बनता कैसे है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं आपको बना के बता देता हूँ। अगर इसी में आपसे पूछा जाता कि कहाँ प्रतिबिंब बनता, तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो वक्रता केंद्र से परे, मतलब यहाँ कहीं आपका
जो वस्तु है वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब ये जो वस्तु है इसकी हाइट से आपको एक लाइन खींचनी है, ठीक। स्केल हो तो और अच्छा है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, तो उसमें आप अच्छे से कर लोगे, है ना। दूसरी चीज़, ये हमेशा पहला जो प्रकाश है वो छू के जाएगा फोकस को, और दूसरा जो प्रकाश की किरण है वो जाएगा पोल पे, और पोल पे जाके सीधे आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो स्थिति यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप खुद बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप याद कर लो, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बनेगा फोकस और कर्वेक्स के बीच में, ठीक। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसमें आपको आगे और डिटेल में बता दूंगा। उत्तल दर्पण में केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है, उसका एक ही नियम है कि कहीं पर भी दर्पण में किसी भी स्थान पर वस्तु रखी गई हो उत्तल दर्पण के आसपास, तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा काल्पनिक सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हमारी त्वचा से पसीना वाष्पित होता है तो हमें ठंडक का अनुभव किस कारण होता है, ठीक है। इसमें जो पहला ऑप्शन है ये तो सरल है, ये आप खुद भी लगा सकते हैं, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें वाष्पन के दौरान पसीना ऊष्मा मुक्त करती है, ऊष्मा अगर मुक्त करेगी तो भैया हमको गर्मी लगेगी, और जब पसीना निकलता है और हवा लगती है तो हमको ठंडक महसूस होती है, ठीक है। ऊष्मा कौन? सूरज मुक्त करता है, तो सूरज कितना गर्म होगा आप सोचिए, ठीक है। पसीने से क्रिस्टल बनते हैं जो त्वचा को ठंडा करते हैं। क्रिस्टल तो बनते नहीं है पसीने में, कभी नहीं बनते, ठीक है। वाष्पन के लिए पसीना हमारी त्वचा से ऊष्मा अवशोषित करता है, ये सही है, ठीक है। जब पसीना वाष्पित होता है तो त्वचा से ऊष्मा अवशोषित होता है, तभी हमको ठंडक लगती है। अगर हमारी एनर्जी जाएगी तो हमको ठंडी महसूस होगी, ठीक है। और वाष्पन से पूर्व पसीना बर्फ़ में बदल जाता है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कैसा होगा? कैसा होगा भैया, पता है आपको? देखो, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी पर है, ठीक है, वो जब हम अगर चंद्रमा पे जाते हैं तो वो हल्का हो जाता है। कितना हल्का हो जाता है? 6 गुना, ठीक है। वस्तु का 6वां भाग, मतलब अगर आपका वेट मान लो कोई भी वस्तु आप यहाँ से लेके गए, ठीक है, और मान लो आपका वेट है 60 किलो, ठीक है, 60 किलो आपका वेट है। अगर आप चांद पे जाएंगे ना तो आपका वेट हो जाएगा 10 किलो, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसमें बोला है पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कैसा होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कैसा होगा, तो बताएं अब कौन सा होगा? 6वां भाग, ठीक है। अब हम बैठे या सोते समय भी श्वास क्यों लेते रहते हैं? क्यों लेते हैं? देखिए, हृदय को विश्राम देने के लिए बिल्कुल नहीं। हृदय विश्राम देगा तो इंसान ही नहीं बचेगा, गलत है। जीवन प्रक्रियाओं हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, वेरी गुड, ये वाला सही है। और देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति कर रही वस्तु का उदाहरण है? बताइए। सीधी पटरी पर अलग अलग चाल से चलती, अरे नहीं भैया, रेलगाड़ी कभी नहीं करेगी। एक समान चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता एक उपग्रह। करेक्ट है ना। अगला देखते हैं। 20 ओमेगा के प्रतिरोधक है। ओमेगा नहीं होगा, यहाँ पे ओम होगा। ठीक है, गलत छप गया है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन है कि 20 ओम के प्रतिरोधक पर 40 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त करने पर उनमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? ओके, ये हो गया करंट का क्वेश्चन, है ना। ये फॉर्मूला बेस्ड है, एकदम नॉर्मल सा फॉर्मूला है ना। आपको जो छोटे मोटे फार्मूलेज हैं जो साइंस के न्यूमेरिकल्स में आते हैं वो आपको याद होने चाहिए, है ना। इसका जो फॉर्मूला लगा है ना, ये आपका देखो, प्रतिरोधक है, इसमें वोल्ट है और धारा है। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग किससे, ओम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, आर। ठीक, वोल्ट होता है, वोल्ट आपको मालूम ही है, 40 वोल्ट 20 वोल्ट बल्ब होते हैं, उसे कहते हैं वोल्ट। ठीक है, तो ये वी होता है, और धारा को आई कहते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है V = IR। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन करंट के बन जाएंगे। ठीक, इसका जो आंसर होगा, इसमें पूछा है धारा। ठीक है, तो इसमें धारा अगर आपको निकालना है तो आप लिख सकते हैं, ये आई यहीं का यही रह गया और वी यहीं का यही है, आर को हम लोग यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू को, तो ये हो गया 40/20 = I। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 20 दूनी 40। ठीक है, ये आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसका आंसर है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना। तो जो स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो आप थोड़ा सा बायोलॉजी में पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर किस प्रकार की गैस मुक्त होती है? ठीक है, किस प्रकार की गैस मुक्त होती है? अब ये थोड़ा सा भैया कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जिनको केमिस्ट्री आती है वही इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, इसमें एथेनॉल की बात की गई है। एथेनॉल समझते हो? एथेनॉल एक अल्कोहल है। ठीक है, अब हम कैसे पहचानते हैं, है ना। देखो, 4 प्रकार की चीज़ें हैं मेनली जिनमें कार्बन के साथ में पाई जाती है। पहला जो है वो अल्कोहल है ना। अल्कोहल जो होता है उसको -OH अगर उसमें है, अगर किसी फॉर्मूले में आपको OH दिख रहा है एंड में, है ना, तो ये जो है अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, एसिड को कैसे पहचानेंगे? अगर एसिड दिखा, एसिड में लास्ट में आपको दिख जाएगा COOH। अगर कहीं आपको COOH दिख रहा है मतलब ये एसिड का बॉन्ड है। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आता है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड अगर आपको कहीं दिख जाए तो कैसे पता चलेगा? इसमें लिखा रहेगा CHO। ठीक है, और चौथा जो है उसको कहते हैं केटोन।
केटोन आपको कब पता चलेगा? जब आपको बीच में दिखे CO, ठीक है, जहाँ आपको CO दिख जाएगा वहाँ पे आप समझ जाना कि हाँ भाई ये जो है केटोन है। एग्जाम्पल अगर देखना है तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। मान लो CH3 CO और H3 CH3, ठीक है, एक ये हो गया है ना। ये आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये केटोन का बॉन्ड है, इसमें बीच में C लगा हुआ है। दूसरा आप ये देख सकते हो, जैसे एल्केहाइड का उदाहरण मैं आपको बताया, मान लो CH3 CHO लिखा है, ठीक है, ये हो गया। एसिड के लिए भी CH3 लिख दो, है ना, ये हो गया। और अल्कोहल के लिए मान लो C2H5 जो हमारे को क्वेश्चन में दिया है, वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये अल्कोहल है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आपको चीज़ें भी थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे इसका एक फार्मूला होता है ना। फार्मूला क्या है? मान लो CnH2n+2, ये एक फार्मूला है। इसी पे पूरा जो एल्केन है ना, एथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ये सब इसी पे आता है, ठीक है। अब मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, समझ गए? CH4 ये होता है अपना मीथेन। मीथेन गैस सुना है? मीथेन गैस जो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है ना, ये मीथेन बोलते हैं इसको। आप मीथेन याद रख लो, ठीक है। मीथेन के साथ में आगे अगर हम बढ़ते हैं, मान लो यहाँ पर हमने 1 रखा, ठीक है, इस फॉर्मूले में हमने 1 रखा n के जगह पे, ठीक है, n = 1, तब जाके हमको ये फॉर्मूला बनता है, तब जाके ये मीथेन बनता है, ठीक। अगर हम n की जगह पे 2 रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा C2 और यहाँ पे बन जाएगा H। यहाँ पे n की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 5 और 6, H6, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C1 था, तो ये पहला मीथेन बन गया, दूसरा बन जाएगा आपका एथेन, ठीक है, एथेन। और अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं, मान लीजिए यहाँ पे 3 ले लिया हमने, तो C3 हो गया, और H की जगह पे क्या आएगा? 3 दूनी 6 और 7 8, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन, ठीक है। मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। अब जो है फोर्थ, ये इसमें अगर हम 4 लेते हैं तो C4 और H कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर 4 लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 8 9 और 10, ये आपका बन जाएगा ब्यूटेन, ठीक, ओके। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मीथेन कौन सा है ना, एथेन कौन सा है, प्रोपेन कौन सा है और ब्यूटेन कौन सा है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि भाई गैस कौन सी निकलती है, ठीक। अब ये एथेन नहीं है, ये क्या है? एथेनॉल है। एथेनॉल में क्या होगा? नॉल लगा है मतलब कि ये अल्कोहल बॉन्ड है, ठीक है। और एथेन है तो कौन सा है एथेन? ये वाला, ये एथेन है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करना है हमको। अब वो कैसे होगा? देखो, थोड़ा सा जगह खाली कर दूं, रहने दो, नहीं तो समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से देख लेते हैं, ठीक। देखो, एथेन का जो फॉर्मूला है इसमें लिखा है C2H6, है ना। अब H6 भी है और OH भी है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H6 है, तो इसको हमको बैलेंस करना है थोड़ा सा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5H5
कहाँ पे, इस वाले की जगह पे, ठीक है। और OH है क्योंकि ये OH लिख दिया, और ये वाला H मिला के यहाँ पे, ये वाला H मिला के यहाँ पे 6 हो गए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एथेनॉल। अब एथेनॉल में हमको जोड़ना क्या है, सोडियम, लिखा है ना, सोडियम और एथेनॉल। अब सोडियम और एथेनॉल में अभिक्रिया करनी है, अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा बताइए, वो हमसे पूछा गया है ना। तो पहला जो हमें बनाना है C2H5 है ना, और ये हाइड्रोजन जो है ना ये हट जाएगा एक, ये O तक आएगा, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा सोडियम। हमेशा ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ में इसको जोड़ना है, और जो सेकंड वाला पोर्शन है ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही है तो Na लिख दिया हमने, है ना, प्लस H2, ये H2 जो है वो गैस बन गई, हाइड्रोजन। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे तो भैया एक ही H था, 2 H कहाँ से ले आया मैं, ठीक है। इसको हमको बैलेंस करना होता है, ठीक। बैलेंसिंग मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए अगर आपको चाहिए बैलेंसिंग का वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ये बैलेंस यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, इसीलिए ये 2 के साथ में यहाँ पे H2 आएगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है, H2, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, अधात्विक ऑक्साइड और क्षार के बीच अभिक्रिया का सामान्य उत्पाद क्या है, बताइए क्या होगा 9th क्वेश्चन का आंसर, समझ में आ रहा है ना। अधात्विक ऑक्साइड और क्षार के बीच अभिक्रिया का सामान्य उत्पाद क्या होगा, ये होगा आपका लवण और जल, समझ में आया। देखो ये हो गया क्षार, आपने सुना है अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। तो ये ऑक्साइड है, ये अम्ल है, और ये क्षार है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, लवण बन जाएगा, सिंपल, ठीक। चलो आगे चलते हैं। गैस के कणों की निरंतर अनियमित गति के कारण कण पात्र की दीवारों से टकराते हैं। गैस द्वारा लगाया गया दाब खालिस्तान के बराबर होता है, किसके बराबर होगा, पात्र के तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल के बराबर होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा, गैस के कणों द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाए गए बल के बराबर, नहीं। पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल, यही सही होगा। पात्र की प्रति इकाई आयतन पर गैस, गलत, आयतन गलत हो गया, ठीक है। सी आंसर सही है इसमें। ओके, 11वां क्वेश्चन, इसमें पूछा है 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 30 kg द्रव्यमान के ब्लॉक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, है ना। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, mgh, ठीक है। mgh, m फॉर मास मतलब वेट, ठीक है, g फॉर ग्रेविटी और h फॉर हाइट। पूछा क्या है हमसे, mgh, m की मात्रा दी है 20, kg दिया है 30, और हमें g का मान दिया है 10, ठीक है। बस इन तीनों को इनटू कर दो,
20 इंटू 30 इंटू 10 कितना आ गया? 3 दूनी 6, 1 2 3 जूल इसका मात्रक। ये आ गया आंसर। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि द्रवों की तुलना में गैस में मंद गति से चलती है। पहला ऑप्शन, कौन सा कथन सही है? और दूसरा है ध्वनि वायु की तुलना में जल में मंद गति से नहीं चलता है। ये ध्वनि ठोस पदार्थों से सबसे तेज चलती है। नहीं, गलत है। और ध्वनि निर्वात में भी चल सकती है। ये वाला सही है, ध्वनि जो है वो निर्वात में भी चल सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन खाली स्थान में होती है। कहाँ होती है? मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन कहाँ होती है? पेट में विशिष्ट पाचन अंगों में, मतलब पेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन सभी ऑर्गन्स में पाचन होता है। ठीक है, पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है? बताइए। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है? इसमें आप एक बार पादप कोशिका बायोलॉजी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पादप कोशिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, इसका आंसर है सेलुलोज। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? ये तो सभी को पता होगा, मेरुरज्जु। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, तंत्रिका तंत्र, ये हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। ये आमाशय पेट में होता है, अग्नाशय पेट में होता है, यकृत भी पेट में होता है, लेकिन मेरुरज्जु जो है वो पीठ में होता है, जो पूरे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या घरेलू सर्किट में आमतौर पर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, बताओ। आपके घर में वायर लगे होंगे ना, और मीटर भी लगा होगा, तो आपके घरों में सबसे सर्किट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तार जो है, अगर मान लो अचानक वोल्टेज बढ़ गया तो आपकी टीवी वगैरह और फ्रिज वगैरह, लाइट वगैरह, तार जल जाना, ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए एक छोटी सी चीज़ लगी होती है जिसको कहते हैं मुख्य फ्यूज़। ठीक है, इसमें एक तार होता है जो वोल्टेज बढ़ने से जल जाता है और आपकी लाइट चली जाती है, आपका पूरा सर्किट बंद हो जाता है इस फ्यूज़ के कारण, जिससे आपकी जो टीवी और आपके बल्ब और वायर जलने की प्रक्रिया रोक देता है, क्योंकि करंट आगे बढ़ता ही नहीं है इस फ्यूज़ हो जाने से। ठीक है, इसलिए मुख्य फ्यूज़ इसका आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। एक किसान अपनी फसल से प्राप्त अनाज को नमी तथा गर्मी वाले एक कमरे में भंडारित करता है। कुछ हफ्ते बाद अनाज खराब हो जाता है और उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? क्या है भाई संभावित कारण? अनाज पक्षियों और कीटों द्वारा खा लिया गया? बिल्कुल नहीं। कटाई से पूर्व अपर्याप्त सिंचाई? नहीं। अनाज जल में बह गया? नहीं। भंडारण की अनुचित परिस्थितियाँ? हाँ भाई, ये हो गया। ठीक है, कौन सा शब्द ठोस पदार्थों में कणों की निकटता का वर्णन करता है? इसमें अंतरकण स्थान। ठीक है, कौन सा शब्द ठोस पदार्थों में कणों की निकटता का वर्णन करता है? अंतरकण स्थान। ठीक है, कणों में अंतर कम होता है तभी हमको ठोस पदार्थ दिखता है। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसरित होती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताओ। ये क्वेश्चन अभी जैसे मैंने आपको दर्पण समझाया था उससे रिलेटेड है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसरित होती है, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। जब हमने देखा था ना, ऑब्जेक्ट से लाइन जा रही है और लाइन टकराती है किससे? दर्पण से, तो वो दर्पण जो है कहाँ से, जो लाइट जो है दर्पण से टकरा के कहाँ से जाती है? फोकस से। याद आया? तो इसका आंसर होगा मुख्य फोकस। अगला क्वेश्चन, अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीज से नए पौधे के उद्भव को क्या कहा जाता है? आप जब पौधे लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भाई अंकुरित हो गया, अंकुरण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा एल्केन है जो एक स्थिर वलय बना सकता है? स्थिर वलय बना सकता है और सबसे छोटा एल्केन। देखो भाई, सबसे छोटा एल्केन जो है वो है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब कैसे पता? देखो, साइक्लोप्रोपेन जो है वो सबसे छोटा एल्केन है। अच्छा, एल्केन में भी आपको देखना पड़ेगा, एक तो होता है, देखो, साइक्लोप्रोपेन C3H6 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपेन इसकी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन ये वाला लिखा ए है ना, एक और होता है जिसमें ई होता है ना, वो अब मैं बाद में बताऊंगा, अभी ए के बारे में जानते हैं। साइक्लोप्रोपेन है ना, एक होता है C3H6, ये सबसे छोटा होता है। उसके बाद आता है साइक्लोब्यूटेन, ये होता है C4H8, एक होता है C5H10, ये होता है साइक्लोपेंटेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन होता है, और H12, एक होता है C7H14, ठीक है, ये होता है हेप्टेन, ठीक। ये होता है अपना साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन, ठीक है। और ये होता है सबसे छोटा जिसके अंदर वलय होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये आपको केमिस्ट्री में ही पता करना पड़ेगा। केमिस्ट्री आप अगर इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों और उसके आयनों का मिलान करें। अच्छा, इसमें जो आयन है उसका मिलान करना है। पहला HCl दिया हुआ है ना, दूसरा है सोडियम, इसमें सोडियम है, और OH है। मैंने बताया था OH मतलब C के साथ नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे, ठीक है। तीसरा है पोटेशियम के साथ में OH, और ये मैग्नीशियम के साथ में OH, सिंपल है ना। पहला हो गया ये हाइड्रोजन के साथ, पहले का पहला हो गया। दूसरे के साथ में क्लोरीन, इसमें क्लोरीन भी दिया है ना। दूसरे के साथ में सोडियम है और OH है, तो सोडियम और OH। तीसरे के साथ में KOH, MgOH, Mg और OH, मतलब A के साथ में 4, A के साथ में 1
बी के साथ में 2, सी के साथ में 3, डी के साथ में 4, है ना। ये वाला सेकंड वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि तय की गई दूरी आधी कर दी जाए तथा समय समान रहे तो रैखिक वेग क्या होगा? समझ रहे हो? रैखिक वेग क्या होगा बताओ। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। रैखिक वेग भी क्या होगा? आधा हो जाएगा। ठीक, अगर तय की गई दूरी आधी हो जाएगी तो फिर रैखिक वेग भी आधा हो जाएगा। वेग बराबर दूरी, बोले तो डिस्टेंस। अगर ये आधा होगा, ये प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा ध्यान रहे। अगर ये आधा होगा तो ये भी आधा हो जाएगा। रेखिक वेग है क्योंकि ये। ठीक, चलो। वृषणों पर उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ये होगा शुक्राणु निर्माण को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। यही आंसर है। ठीक, चलो अगला। असंतृप्त कार्बन संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में खालिस्तान है। क्या है? यह होता है अधिक अभिक्रियाशील। अभी इससे कैसे समझ में आएगा? देखो, संतृप्त कार्बन और असंतृप्त कार्बन ये दो प्रकार के यौगिक होते हैं, है ना। इसमें होता ये है कि दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, है ना। एक होता है सिंगल बॉन्ड, जिसको नॉर्मल ऐसे एक डंडा खींच के हम लोग बनाते हैं। दूसरा होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो मजबूत होता है, और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वो थोड़ा सा वीक होता है। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बताया था साइक्लोप्रोपेन, है ना, उसके स्पेलिंग में केवल ए और ई का अंतर होता है। इसमें भी सेम वही चीज़ है। तो जैसे कि मान लो अगर ईथेन है, ठीक, ईथेन कौन सा वाला? C2H4 ई वाला, ठीक है। और एक होता है एथेन, ए वाला, ठीक है। इसकी बॉन्डिंग होती है C2H6, है ना। तो हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा सिंगल बॉन्ड है, किसमें पाई बॉन्ड होगा, है ना। तो जो ए वाला होता है ना, वो होता है सिंगल बॉन्ड, और ये होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक। इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता है। इसको कैसे लिखते हैं, इसकी बाउंडिंग कैसे होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है HCCH, H क्या है? हाइड्रोजन, और C क्या है? कार्बन, ठीक है। तो कितने H हो गए? 1 2 3 4 5 6 H, और C कितने हुए? 2 C हो गए। तो ये एथेन कौन सा वाला? ए वाला। और एक होता है C2H4, ठीक है। उसको कैसे बनाते हैं? उसकी बॉन्डिंग होती है इस तरीके से, CH और 2 H इधर होते हैं, ठीक है। और ये बन गया पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये टूटने में आसान होता है और इनको तोड़ना मुश्किल होता है। ये हो गया संतृप्त, है ना, और ये हो गया असंतृप्त, ठीक है। तो ये जो होता है, जो असंतृप्त है,
वो अधिक क्रियाशील होती है क्योंकि इसको तोड़ना आसान होता है, और जो संतृप्त होता है उसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए कम क्रियाशील होती है। ठीक है।